हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए पॉलिटी एंड गवर्नेंस के प्रीमिक्स में हम वही तरीके से 5 क्वेश्चन से डील करते हैं और देखते हैं कि हम कितना समझ पाते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल है वो भारत रत्न और पद्म अवार्ड से रिलेटेड PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टारगेट करता है। तो इसमें से आपने बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ठीक है, आंसर सही है लेकिन ज़रूरी नहीं कि स्टेटमेंट में करेक्ट लिखा हो, तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, वो भी आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के बारे में है। तो आपको पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में बहुत ही एक्सटेंसिवली नॉलेज होनी चाहिए ये एग्जाम के अंदर उतरने से पहले, तो इसीलिए ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि हम हमेशा ट्राई करते हैं कि किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ज़रूर पढ़ते रहें, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहाँ पढ़ेंगे। और फाइनली हम पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी और उनकी रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पंचायती राज सिस्टम। लेकिन उससे पहले आपको ये सवाल का जवाब मुझे देना है। तो जैसा हमेशा होता है, आप क्वेश्चंस के जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूं उसे पॉज करें, उसे पॉज करके आंसर को सॉल्व करें और फाइनली जब मैं आंसर डिस्कस करूं अपने मार्क्स को टैली करिए। आंसर्स देखने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि हमारा संभव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2023 शुरू हो चुका है और अभी भी पहले स्टेज पे हमने अभी पहले स्टेज ऑफ द सब्जेक्ट्स ही शुरू किए हैं। अभी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये आने बाकी हैं। और इसमें भी जो हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उसमें भी इनिशियल टॉपिक्स कवर हुए हैं। साइक्लिक तरीके से एक प्री प्लान्ड शेड्यूल के हिसाब से आपको डेली लाइव क्लासेस के थ्रू स्टैटिक और करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, जिसमें पर्सनल 1:1 मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। 4000 से ज़्यादा MCQs की प्रैक्टिस आप करेंगे वाया सेक्शनल टेस्ट, एज वेल एज यू विल गेट 8th फुल लेंथ टेस्ट। पूरे फुल लेंथ टेस्ट प्रीलिम्स के आपको इसके साथ मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे डेली रेगुलर सपोर्ट आपको इसमें मिलने वाला है, जिसमें आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो इस कोर्स को एनरोल करने के लिए अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि आप 5 मंथ्स का एक मास्टर प्लान बना के प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के थ्रू प्रीलिम्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और अपनी मेंस की प्रिपरेशन पे भी अगले 1-2 महीने थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऊपर अपने प्रीलिम्स की चिंता छोड़ दें तो हमें ज्वाइन करने के लिए आप हमारी मेल आईडी और हमारे नंबर्स पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। चलिए अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है और इन क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सिखाना चाहता था। देखिए, मेरा ये पर्पस रहता है कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिले मेरे लेक्चर्स में से जो अगर आपको याद हो जाए लेक्चर के दौरान ही या क्लास के दौरान ही तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि घर जाके उसे दोबारा पढ़ के उसका रिसर्च करके संशोधन करने में मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। तो क्लास के अंदर ये जो आप 10-15 मिनट लगाओगे वही आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, याद होगा आपको पिछले हफ्ते मैंने आपसे एक सवाल पूछा था होमवर्क के लिए। मैंने कहा था द इशू वेदर 377 सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21, 14 एंड 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिसाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कीवर्ड इस क्वेश्चन में है डिसाइडेड, यानी कि फाइनल फैसला, फाइनल जजमेंट जो आई थी वो कहां डिसाइड हुई थी। वो दोस्तों डिसाइड हुई थी 2018 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। कई लोग कंफ्यूज हो सकते होंगे कि वो नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली केस की बारे में बात करेंगे, और बिल्कुल कंफ्यूज होना भी चाहिए, क्योंकि उस केस में भी डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी वाला जो क्लॉज था उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। और 2010 की इस जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो डीक्रिमिनलाइज हो जानी चाहिए, लेकिन इसके खिलाफ अपील की गई थी और अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने कहा था कि it should not be decriminalized। एंड फाइनली 2018 में नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये कहा कि सेक्शन 377, जिसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी या कंसेंसुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 एडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स इज कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब कि सेक्शन 377 जो उसको क्रिमिनलाइज करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये चीज, ये फाइनल जजमेंट जो है डिसाइड की गई नवतेज जौहर केस में। आई होप आप लोगों को ये आंसर पता होगा, पता लग गया होगा। ये केस के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी डीक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी की 2010 में। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2015-16 में हुआ, उससे सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसे
अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था। और विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, जिन गाइडलाइंस के बेसिस पे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, POSH, पॉश एक्ट 2013, इसकी स्थापना हुई थी इस गाइडलाइंस के बेसिस पे। तो ये थी इन चारों केसेस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों आइए फटाफट से अपने आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहला सवाल, आपने इनमें से नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है, ठीक है। तो भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स आर टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18 क्लॉज 1, बिल्कुल नहीं। हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के तहत यह देखा है और हमने ये पढ़ा होता है आर्टिकल 18 में कि अगर आपकी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स वाला जो फंडामेंटल राइट है कि किसी भी टाइप का टाइटल किसी भी इंडियन सिटीजन के नाम के आगे नहीं लगाया जाएगा, ये हमने देखा है आर्टिकल 18 में। लेकिन भारत रत्न, पद्म अवार्ड्स, ये जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये अवार्ड्स जो दिए जाते हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने रखा है बाहर इन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ टाइटल्स। दूसरा सवाल, पद्मा अवार्ड्स जो 1954 में इंस्टीट्यूट हुए थे, क्या वो पहली एक ही बार सस्पेंड किए जा चुके हैं? जी नहीं, हम देखेंगे कि उन्हें एक से ज्यादा बार सस्पेंड किया जा चुका है कुछ समय के लिए। एंड आखिरी में हमारा जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ भारत रत्न इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। नंबर ऑफ भारत रत्न जो सरकार एक साल में दे सकती है दैट इज 3। तो पद्मा अवार्ड्स 1954 में स्टार्ट हुए थे और ये हर साल रिपब्लिक डे के दिन यानी 26 जनवरी के दिन अनाउंस किए जाते हैं। बीच में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी 1978-1979 के दौरान, तब इनमें ब्रीफ इंटरप्शन लगा था और 1993 से 1997 में भी इनमें ब्रीफ इंटरप्शन लगा था। इसका मतलब एक से ज्यादा बार ये इंटरप्ट हो चुके हैं, तो आपकी दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। पद्मा अवार्ड जो है उसकी आप अगर देखो रैंकिंग, तो सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर होता है पद्म भूषण और फिर होता है पद्मश्री। एंड फाइनली इफ वी टॉक अबाउट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न को अवार्ड किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर। और इसमें भारत रत्न की जो अवार्डिंग है वो बिल्कुल ऊपर होती है फ्रॉम द पद्मा अवार्ड। तो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न की रिकमेंडेशन सीधा सीधा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाती है, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मल रिकमेंडेशन का प्रोसेस नहीं है जिससे भारत रत्न को अवार्ड किया जाता है। अब हमने देखा कई बार ये जो है बिकॉज इट इज रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड बिकॉज ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इट वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, इवन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी इट वाज गिवन टू श्रीमती इंदिरा गांधी। तो कई बार इन अवार्ड्स के ऊपर सवाल उठाए गए हैं पास्ट में कि क्या आप इन अवार्ड्स को पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं। दोनों ही केसेस में प्रेसिडेंट्स जो थे, इन द इनिशियल केस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इन द सेकंड केस वीवी गिरी, इनका ये कहना था कि हमने अपनी मर्जी से ये बताया है कि इनके ऊपर ये भारत रत्न कॉन्फर किया है। बट एक्चुअल में हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशंस दैट आर गिवन फॉर भारत रत्न दे आर गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब भारत रत्न आप एक साल में 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि भाई प्रेस्टिजियस अवार्ड है, ऐसा आप फ्री में बांटते हुए नहीं रह सकते। अभी तक भारत रत्न 48 पर्सन्स को मिला है, 48 लोगों को इंडिया में भारत रत्न मिला है। और 2019 के अंदर लास्ट जो था वो भारत रत्न अवार्ड दिए गए थे नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और एक्स प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो अभी इसके बाद से जो है वो भारत रत्न अवार्ड नहीं दिया गया है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चीफ सेक्रेटरी ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल नहीं। और चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब दोनों ही जवाब जो है वो गलत है। अब चीफ सेक्रेटरी जो होता है स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा चुना जाता है, अपॉइंट किया जाता है। ब्रिटिश रूल के दौरान ये चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट की शुरुआत हुई थी, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता था। और लॉर्ड वेलेस्ली जो कि 1798 से लेके 1805 तक इंडिया के वाइसरॉय गवर्नर जनरल रहे, उस टाइम पे वाइसरॉय की पोस्ट नहीं होती थी, उन्होंने ये पोजीशन स्टार्ट की थी। और सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी थे वो थे GH बार्लो।
कुछ समय के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स में भी चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट बनने लग गई और आज़ादी के बाद भी ये पोस्ट जो है वो कंटिन्यू रहती थी। 1973 के पहले तक ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट सिविल सर्वेंट होगा, सबसे हाईएस्ट और सीनियर मोस्ट सिविल सर्वेंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि वो ही चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहे। और चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट डिड नॉट यूज टू बी द हाईएस्ट पोस्ट ऑफ अ सिविल सर्वेंट इन द स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर पंजाब की बात करें या यूपी की बात करें तो और पोजीशंस होती थी और पोस्ट होती थी जो चीफ सेक्रेटरी से भी ऊपर होती थी। लेकिन 1973 के बाद से इस ऑफिस को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966 के अंडर जो मोरारजी देसाई की लीडरशिप के अंदर बना था, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि आपको चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट को जो है वो हाईएस्ट पोस्ट रखना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट के लिए और इसको फिक्स पोस्ट बना दो। और दूसरी चीज कि द पर्सन्स rank or the person's status will be equal to a secretary with the union government। यूनियन गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी लेवल की रैंक है उसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी लेवल की जो रैंक है वो स्टेट गवर्नमेंट में है। सो चीफ सेक्रेटरी इज चोजन बाय द सीएम फ्रॉम द सीनियर आईएएस ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट कैडर एंड जनरली सीनियरिटी देखने के बाद, सर्विस रिकॉर्ड देखने के बाद, परफॉर्मेंस और मेरिट देखने के बाद ये आप डिसीजन लेते हो। लेकिन इस डिसीजन का कोई फॉर्मल या लीगल वो नहीं है क्राइटेरिया कि आप किसे अपॉइंट करोगे। हो सकता है कि कोई सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ना भी हो तब भी आप उसे अपॉइंट कर सकते हो। ऐसा कोई रिटन लॉ या कानून तो नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आप जिस राज्य में रहते हैं उनके चीफ सेक्रेटरी का नाम क्या है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। चीफ सेक्रेटरी कौन है आपके राज्य के, और ऑफिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी का कोई टेन्योर नहीं होता, कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। सो दैट इज वाई द ऑप्शन दैट वी हैव सीन इज अ फिक्स टेन्योर, दैट इज रॉन्ग। ऐसा कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं है, ना ही चीफ सेक्रेटरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस भी नहीं है, तो ये आपने समझना होगा। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, क्या ये कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है उसमें लोकसभा में से ज्यादा मेंबर होते हैं राज्यसभा से? बिल्कुल सही जवाब। चेयरपर्सन स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है? बिल्कुल सही जवाब। तो सबसे पहले क्या है, इस कमेटी के बारे में जानते हैं। हमारे पास पार्लियामेंट में 3 तरीके की फाइनेंशियल कमिटीज होती है। एक होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी, और एक होती है जो तीसरी वाली जो हम पढ़ रहे हैं, कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमिटी ऑन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की कॉम्पोजिशन बिल्कुल एक जैसी होती है। कैसे? 15 + 7, 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। और इस कमेटी की जो मेंबरशिप होती है उसमें 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा में से होते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि इन 2 कमिटीज में, पब्लिक अकाउंट कमेटी में और कमेटी ऑन पीएसयू में 15 + 7, लोकसभा में ज्यादा राज्यसभा में कम मेंबर होते हैं। ये कमेटी जो बनी थी 1964 में बनी थी और किस रिकमेंडेशन पे बनी थी? कृष्णा मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनी थी। Members of this committee are elected by the parliament every year from among its own members, और proportional representation से ये लोग आते हैं, यानी कि जितनी proportion पॉलिटिकल पार्टीज की पार्लियामेंट में है उसी प्रोपोर्शन में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रिप्रेजेंटेशन इस कमेटी के अंदर आती है। इस कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं उनका टर्म या टेन्योर 1 ईयर होता है। हर 1 साल बाद इसे रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, बट इट इज अ परमानेंट कमेटी, यानी कि ये कमेटी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती है। इस कमेटी के मेंबर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं बस। अ मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ कमेटी। इस कमेटी में कोई भी मंत्री या मिनिस्टर मेंबर नहीं हो सकता है। इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो स्पीकर अपॉइंट करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो हमारा ऑप्शन था स्पीकर ऑफ लोकसभा वाला वो सही है। ऑल्सो जो भी मेंबर होंगे वो राज्यसभा में से नहीं हो सकते, यानी जो भी चेयरमैन होगा वो कभी भी राज्यसभा से नहीं हो सकता, क्योंकि यहां लिखा है कि जो भी मेंबर, जिस मेंबर को चेयरमैन आपने बनाना है वो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए। तो आपने ये जो 7-8 पॉइंट बिल्कुल रट लेने हैं कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइजेस के बारे में। एक कि उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? 22, 15 + 7। हर साल उनकी जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से। उसका जो टर्म होता है 1 ईयर का होता है। मिनिस्टर जो है वो कमेटी में आ नहीं सकता। चेयरमैन जो है वो स्पीकर अपॉइंट करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में से ही अपॉइंट कर सकते हैं। अब बारी आती है चौथे सवाल की।
फोर्थ सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। रीजन बीइंग कि आपकी जो इमरजेंसी थी उस दौरान तो ये कानून आया था, और ये भी कानून आया था, और ये भी आया था 1976 में। शायद इसको करेक्ट कर सकते हैं आप, 40th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इमरजेंसी के बाद आया था। हम जानते हैं कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जो हुई थी 1975 के जून महीने से लेकर 1977 तक चली थी, और उसके बीच में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बड़े ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लेकिन 38th अमेंडमेंट जो है वो आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। 38th अमेंडमेंट से तीन चीजें हुई थी। एक, कि आपका डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इज नॉन जस्टिसिएबल। कहने का मतलब कि जुडिशरी उसे रिव्यू नहीं कर सकती है। जब प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है अंडर आर्टिकल 352, ठीक है, तो उसे जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, उस फैसले का रिव्यू जुडिशरी के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा, जुडिशरी ऑर्डिनेंसेस को भी रिव्यू नहीं कर सकती। 38th अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट था और उसने बड़ी चीजें गलत की थी। 38th अमेंडमेंट ने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ कदम रखवाया था और सेंटर की पावर स्टेट्स के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट के पास थी, गवर्नर्स के पास थी, उसको उन्होंने हटा दिया। उसको उन्होंने क्या कर दिया था, उसको उन्होंने जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था, आउटसाइड जुडिशियल रिव्यू। तीसरा, प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जो आज के टाइम पे भी चलती है, क्या, कि वो नेशनल इमरजेंसी डिफरेंट ग्राउंड्स पे यानी डिफरेंट बेसिस पे साइमल्टेनियसली डिक्लेयर कर सकता है। तो डिफरेंट प्रोक्लेमेशंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड साइमल्टेनियसली। हमें पता है कि प्रेजेंटली 1978 के बाद से किन तीन बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, वॉर, एक्सटर्नल थ्रेट और इंटरनल रिबेलियन। और इंटरनल रिबेलियन में हम लिखेंगे आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, पहले होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, सॉरी, अब होता है आर्म्ड रिबेलियन। तो इन्हीं केसेस के अंदर जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं इमरजेंसी। अब उस 38th अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि इन सभी केसेस में साइमल्टेनियसली इन ये अलग अलग डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की जा सकती है। 40th अमेंडमेंट किसके बारे में था? 40th अमेंडमेंट में दो चीजें हुई थी, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो जो 40th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें पार्लियामेंट को यह पावर दी गई थी कि वो टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इतना इंडिया का कितना है, तो इस चीज के बारे में पार्लियामेंट जो है कानून बना सकता था। तो ये आपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जरूर यूएन क्लॉज में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सीज में पढ़ा होगा। तो इसी के रिलेटेड 40th अमेंडमेंट था। तो बाकी सारे अमेंडमेंट जो है आप अपनी बुक्स में भी पढ़ते हैं, मैं यहां पे डिस्कस नहीं करने वाला हूं कि 42nd अमेंडमेंट से क्या क्या हुआ था और 44th से क्या क्या हुआ था। रीजन बीइंग कि ये खुद में एक मिनी अमेंडमेंट है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस किए गए थे। तो इसको आप बहाना समझ लीजिए रिवाइज करने का, बहाना समझ लीजिए रिवाइज करने का। ये चार अमेंडमेंट 38, 40, 42, 44 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट्स है। ठीक है, सो दिस इफ यू रिमेंबर दीज इन सीक्वेंस तो आपको एक बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा इस लेक्चर को लगाने का, क्योंकि आपने चार चीजें जो है वो समझ ली हैं यहां से। तो 42nd अमेंडमेंट को भी मैंने यहां पे लिख दिया है। देखो, मैं बिलीव करता हूं कि जो चीजें मैं बोलने से मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है आपको बताने में, आप इससे अच्छा खुद ही पढ़ लो वो। लेकिन मैं आपको एक गाइडेंस दे दूं कि हाँ, इस पीडीएफ में से अगर आप पढ़ोगे तो आपके पास चार अमेंडमेंट्स आपको फटाफट से याद हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, तो फिर नुकसान क्या है। आखिरी चीज, बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम के बारे में क्या रिकमेंडेशन दिए थे, आपसे सवाल है। तो दूसरी और तीसरी रिकमेंडेशन तो बिल्कुल ऑन पॉइंट है, लेकिन पहली रिकमेंडेशन सही नहीं है। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 2 टियर सिस्टम को रिकमेंड नहीं किया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने एक 3 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया था, जिसके अंदर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद होनी चाहिए। और इस 3 टियर सिस्टम के अंदर ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति इंटरमीडिएट लेवल पे और जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होनी थी। इस तीनों लेवल पे ग्राम पंचायत के अंदर डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होने थे और
पंचायत समिति और जिला परिषद में इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होने थे। आपको पता है ना, प्रेजेंटली जो भी तीनों लेवल पे पंचायत होती है, उस तीनों लेवल पे डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स ही बैठते हैं। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट इनिशियल फॉर्म था जो रिकमेंडेशंस का था। इसमें बहुत सारे चेंजेस बहुत सारी कमिटीज ने इसके बाद आके दिए हैं। फॉर एग्जांपल आप बात कर सकते हैं अशोक मेहता कमेटी की, आप बात कर सकते हैं LM सिंघवी कमेटी की, हनुमंत राव कमेटी की, ठुंगडन कमेटी की। तो बहुत सारी ऐसी कमेटीज उसके बाद आई थी। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा गया था कि वो जिला परिषद का चेयरमैन रहेगा। तीसरा, पंचायत समिति, ठीक है, पंचायत समिति को एग्जीक्यूटिव बॉडी उसने बताया था, जिला परिषद एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी रहेगी। यानी कि जो भी काम एग्जीक्यूट किए जाएंगे वो पंचायत समिति के द्वारा रहेंगे और हर काम का जो रिव्यू होगा, सुपरविजन होगा, वो जिला परिषद करेगा। तो ये रिकमेंडेशंस, यही रिकमेंडेशंस यहाँ पे आपके भी मेंशन्ड है। आप इनको एक बार स्टडी जरूर कर लीजिएगा और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पंचायती राज की जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू होती है। इसके बाद आपका रिवीजन स्टार्ट होगा। आप रिवाइज करोगे, क्या रिवाइज करोगे? कमिटीज जो इसके बाद बनी थी, कमिटीज दैट वर फॉर्म्ड आफ्टर बलवंत राय मेहता कमेटी। तो एक क्वेश्चन से आपका ये पूरा टॉपिक भी रिवाइज हो सकता है। और अगर आपका ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो सकता है तो आप एक समय अपना बांध के इस चीज़ को रिवाइज करें और जितनी रिविजन्स आपकी होंगी प्रीलिम्स में आपके बेटर करने के चांसेस उतने होंगे। तो यही रिकमेंडेशंस बलवंत राय मेहता कमेटी यहाँ पे आपको मेंशन है। तो इसी के साथ साथ ये सेशन मैं समाप्त करता हूं। आपको आई होप कुछ चीज़ें सीखने को मिली होंगी, कुछ चीज़ें रिवाइज करने को मिली होंगी। अपनी गलतियों से सीखें और उनको बार बार रिवाइज करके इम्प्रूव ज़रूर करें। थैंक यू।